शहर की भागदौड़ से तंग आकर आरव अपने बीवी बच्चों के साथ एक छोटे से पहाड़ी कस्बे धर्मकोट में शिफ्ट हो गया था। वहां की ठंडी हवा, शांत वातावरण और हरियाली से वह उम्मीद करता था कि उसका तनाव थोड़ा कम होगा और जिंदगी में सुकून लौट आएगा। घर एक पुराना लेकिन खूबसूरत बंगला था जो अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ था। खिड़कियों से झांकती देवदार की शाखें और नीचे बहता झरना उसे सुकून देता था। लेकिन इस घर के बारे में एक अजीब सी बात थी। सबसे ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की से हर रात किसी के झांकने की आहट आती थी। पहले तो आरव ने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी 6 साल की बेटी अन्वी ने भी उसी खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, पापा, ऊपर कोई अंकल रहते हैं क्या? वो मुझे रोज रात में हाथ हिलाते हैं। आरव हंस पड़ा। नहीं बेटा, ऊपर तो कोई नहीं रहता, वो फ्लोर तो बंद है। लेकिन उस रात वह खुद देर रात पानी पीने उठा और उसकी नजर उस बंद कमरे की खिड़की पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, छाया जैसी परछाई, बस 2 चमकती आंखें दिख रही थीं। सुबह होते ही आरव ने उस कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। चाबी काफी ढूंढने के बाद मिली और जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर सब कुछ धूल से ढका था। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर कुछ लिखा हो। कमरे के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का पलंग रखा था और उसके पास रखी थी एक डायरी में लिखा था, 22 जुलाई 1932। मैंने फिर उसे खिड़की से झांकते देखा। मैंने मुरली को बताया, पर उसने हंसकर टाल दिया। लेकिन अब वो मेरे सपनों में भी आता है। मैं डरने लगी हूं कि कहीं ये मेरा वहम नहीं, कोई साया तो नहीं। आरव की रूह कांप गई। ये डायरी किसी सुधा नाम की महिला की थी जो शायद कभी इसी घर में रहती थी। हर पेज पर डर का बढ़ता स्तर महसूस किया जा सकता था। उस रात जब सब सो चुके थे, आरव को फिर से वही खिड़की दिखी और इस बार सिर्फ आंखें नहीं, एक चेहरा था। लंबे सफेद बाल, पथराई आंखें और बेहद विकृत चेहरा। वो खड़ा बस देख रहा था। लगातार आरव चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन आवाज किसी ने नहीं सुनी, जैसे कमरे की हवा ही थम गई हो। अगली सुबह अन्वी की हालत बिगड़ गई। वो बुखार में बड़बड़ा रही थी। वो मुझे बुला रहा है, मुझे ऊपर जाना है। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कहा यह वायरल फीवर है, लेकिन आरव को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। अब वो अन्वी के सपनों में भी आ गया है। क्या वही साया हर पीढ़ी के बच्चे को ढूंढता है? क्या यह घर उसकी कैदगाह है? आरव ने गांव के एक बूढ़े आदमी बाबा रघुनाथ से मिलने का फैसला किया, जो तांत्रिक विद्या जानता था और पुराने किस्सों का जानकार था। बाबा ने घर का नाम सुनते ही आंखें चौड़ी कर दी। उस घर को शिकारी हवेली कहते हैं बेटा। सालों पहले वहां एक अंग्रेज पेंटर रहता था, रिचर्ड ब्राउन। वो पागल था, लोगों की तस्वीरें बनाता और फिर उन्हें गायब कर देता। कहते हैं उसकी आखिरी पेंटिंग एक छोटी लड़की की थी। वो कभी नहीं मिली। फिर एक दिन खुद रिचर्ड ने उस खिड़की से कूदकर जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उसने खुद को उसी कमरे की दीवारों में कैद कर लिया। आरव के हाथ कांपने लगे। अन्वी की तबीयत अब और भी खराब होती जा रही थी। वो बिना वजह खिड़की की ओर देखती रहती और कहती, वो मेरा नाम जानता है। आरव ने बाबा रघुनाथ की मदद से घर की सबसे ऊपरी मंजिल की दीवारों को तुड़वाने का फैसला किया। दीवारें तोड़ी गईं और वहां मिला एक सीलन भरा कमरा और उस कमरे में एक पेंटिंग, एक छोटी बच्ची की तस्वीर, हूबहू अन्वी जैसी। नीचे लिखा था, द चोजन वन। बाबा रघुनाथ ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और चिल्लाकर कहा, इस आत्मा को उसी की कैद में लौटाना होगा, वरना ये बच्ची भी कभी वापस नहीं आएगी। दीवारों पर हर तरफ से धुआं निकलने लगा, जैसे कोई चीख चीख कर लौटना नहीं चाहता हो। आरव ने आंखें बंद कर ली और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। हवाएं थम गईं, दीवारें वैसी ही खड़ी रहीं। अन्वी की आंखें खुली। वो होश में थी, मुस्कुराई और बोली, वो चला गया पापा, अब वो मुझे नहीं देखेगा। आरव रो पड़ा, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकला तो देखा ऊपर की खिड़की अब भी खुली थी और वहां कोई खड़ा था। अब की बार चेहरा नहीं, सिर्फ एक पेंटिंग आरव की। नीचे लिखा था, द फादर ऑफ द चोजन वन।